अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 19 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपका क्वेश्चन है, कहता है व्हाई अमोनिया इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट केमिकल। अमोनिया को जो है एक अहम केमिकल क्यों समझा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 75 पे करेंगे। तो पेज नंबर 75 पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो है ये लिख सकते हैं। लेकिन ना इंग्लिश मीडियम में देखें ना, उर्दू मीडियम में तो ये 2-3 लाइनें बननी वो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका बन जाएगा। इसको मैं शार्ट करके भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट लिख लीजिएगा, नहीं तो आप सारा भी लिख सकते हैं। देखिए, अमोनिया गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसने यही पूछा हुआ था कि अमोनिया इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कहता है अमोनिया गैस जो होती है वो हमारे पास एक सबसे अहम केमिकल है, प्रोड्यूस्ड ग्लोबली फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए जो है यूज मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं यूरिया एंड अदर अमोनियम साल्ट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, यूरिया और जो आपके पास अमोनियम के साल्ट्स होते हैं, इन दोनों में असल में अमोनिया यूज हो रहा है। तो ये फर्टिलाइजर्स खादों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब ये पॉइंट आपको ऐड करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक बस लिखें। उसके बाद इस यहाँ आ दें कि अबाउट 80% ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड आर यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। के आपके पास जो खाद्य बनाने के लिए तकरीबन 80% जो है हम लोग अमोनिया को यूज करते हैं। फिर आप यहाँ से एक पॉइंट शामिल करें कि अमोनिया इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। के अमोनिया जो है प्लास्टिक्स बनाने के लिए और जो फार्मेसी वगैरह है उसमें भी यूज किया जाता है। इट आल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, और इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने ज्यादा इसकी इस्तेमाल है, इसलिए ये आपके पास अहम है। तो ये वाला पॉइंट शामिल करें, फिर अबाउट से लेके फर्टिलाइजर तक शामिल करें, फिर अमोनिया से लेके एंड तक। तो आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ SO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू SO3। कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उस वो कैसे SO3 में चेंज हो जाती है। सीधी सीधी बात है। पहली बात उसने कहा है कि SO2 जो है हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हमारी हवा में, आबो हवा में मौजूद है। लेकिन हवा में हम लोग कहते हैं ना कि O2 भी तो मौजूद है। तो SO2 जब O2 के साथ मिल के रिएक्शन करता है तो SO3 बन जाता है। सीधी सीधी बात है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? अच्छा बच्चों, इसका आंसर आपको बुक पे नहीं मिलेगा, आप यहाँ से लिखोगे कन्वेयन ऑफ SO2 टू SO3। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से अगर हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, इज डन बाय मिक्सिंग। ये कैसे होता है? जब SO2, ये 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, SO2 विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज इट टू फॉर्म SO3। कि हमारे पास क्या होता है, जब SO2 एटमॉस्फेयर में जो मौजूद होती है ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है और फिर आपके पास SO3 बन जाती है। और किसकी प्रेजेंस में? जाहिर है कि हवा में आपके पास सनलाइट होती है या गर्द गुबार होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर डस्ट पार्टिकल्स। और साथ आपने ये क्वेश्चन लिख देनी है कि SO2 जो है और मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में मौजूद O2 के साथ मिलता है तो आपको 2SO3 मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ ना देखें, S के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब S के 2 पार्टिकल्स हैं बस। लेकिन ऑक्सीजन का देखें ना, O2 मतलब 2 ये वाले और 2 इसने मल्टीप्लाई होना है। 2 जार आपके पास कितना हो जाएगा? 4 इस साइड पे। इसमें आपने O2 मतलब कि दो और मालिक्यूल्स ऐड करने हैं तो 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। अब यहाँ भी तो आपके पास S हमने कहा बस 2 है, तो S के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो ठीक हो गया। ओ आपके पास कितने हैं? 6 बन रहे हैं। देखिए 3 में मुझे यहाँ लिखना पड़ा, 2 मेरे पास इस साइड पे, 2 3 जार 6, तो मतलब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स भी कंप्लीट आपके पास हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड वाला कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है, कहते हैं the burning of fossil fuels in a car engine is responsible for the production of oxides of nitrogen, explain। कि कहता है कि फोसल फ्यूल जब जलते हैं कार के इंजन के अंदर, आपने फोसल फ्यूल क्या यूज किया होता है? पेट्रोल यूज किया होता है, डीजल यूज किया होता है। तो जब ये पेट्रोल या डीजल वगैरह जलते हैं तो वहां से आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम फोसल फ्यूल्स को जलाते हैं वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। लेकिन ये पैदा कैसे होते हैं? अब देखिए, गाड़ी का जो आपके पास सिलेंडर होता है, ये इंजन होता है, उसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। अब जाहिर सिलेंडर के अंदर हवा भी मौजूद होती है। जब इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर हवा के अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर आपकी ऑक्सीजन और आपकी नाइट्रोजन जो है दोनों आपस में रिएक्शन करके और फिर NO के आपके पास मतलब के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आए तो मैं दोबारा यहाँ समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि जब फोसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब NO के आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। तो ये तो आपने पहले बात लिखी, रीजन आगे बनेगी। तो हमने लिखा बर्निंग फ्यूसल फ्यूल्स को जलाना इन अ कार इंजन, कार के इंजन में
प्रोड्यूसेस, उससे पैदा होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब कैसे पैदा होते हैं ये यहाँ लिखा जा रहा है, बिकॉज द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वहाँ होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इतना टेम्परेचर और प्रेशर जब इतना ज़्यादा होगा तो वहाँ जो हवा होगी, हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों ने मतलब जाहिर है एक दूसरे के साथ टकराना है और आपस में इनका रिएक्शन हो जाना है। जब नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस के साथ मिलना है तो इससे आपके पास जो है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हमने NO पैदा करना था, ठीक है, NO एक्स साथ छोटा सा लिखना है आपने, NO हमने प्रोड्यूस करवाना था। तो देखिए जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले तो आपके पास NO प्रोड्यूस हो गया। यहाँ N के 2 मालिक्यूल्स थे, O के भी 2 मालिक्यूल्स थे, 2 का हमने जो है इस साइड पे लिख लिया और NO, तो यही हमने नाइट्रोजन की ऑक्साइड ही पैदा करवाने थे, ठीक है। तो कहते हैं बिकॉज एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर फोर्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इतना ज्यादा प्रेशर और जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, उनको फोर्स ये करते हैं टू रिएक्ट टुगेदर, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाए। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे उसके नतीजे में आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 वाले क्वेश्चन में कहते हैं द मेटल्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर रिगार्डेड एज मोर रिएक्टिव। कहते हैं कि देखें रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम लोग बुक के पीछे जाएं तो हमने एक टेबल पढ़ा था, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, इसमें हमने मेटल्स को तरतीब में जो है अरेंज किया हुआ है। अब हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हमने अरेंज कैसे किया है, कि जो सबसे रिएक्टिव है सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसको ऊपर रखा है, जो उससे कम रिएक्टिव है उसको उससे नीचे रख दिया, जो उससे कम रिएक्टिव है उसको उससे नीचे रख दिया। तो मतलब जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं वो कम रिएक्टिव है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है, ये असल में उसमें क्वेश्चन पूछना है। तो जो आपके पास मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी निकाल देती है, मतलब उसका यही होता है कि वो जल्दी से रिएक्शन कर जाती है। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेगी मतलब उतनी ज्यादा रिएक्टिव है, और जो जल्दी नहीं निकालती वो कम रिएक्टिव आपके पास होती है। तो देखना क्वेश्चन भी उसका यही है कि दी मेटल्स प्रेजेंट एट द टॉप, जो सबसे ऊपर आपके पास मेटल्स होती है रिएक्टिविटी सीरीज के टेबल में, आर रिगार्डेड एज मोर रिएक्टिव, आप उनको कहते हो कि ज्यादा रिएक्टिव है, देन दोज प्रेजेंट एट द बॉटम, जो उनके मुकाबले में जो उस टेबल के एंड पे या नीचे जो आपके पास मेटल्स होती हैं। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में बताएं। अब देखिए यहाँ आपने ना पहले तो 2 लाइनें लिखनी है, दिस स्टेटमेंट इज इंटायरली ट्रू, ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रिएक्टिविटी डिपेंड करती है मेटल्स की कि वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ये 3 लाइनें लिखी, उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ आपने बताना है कि यहाँ से बच्चों ये वाला जो है ना, ये मैंने पहले लिखा था लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है, आपने यहाँ से फिर लिखना है। टॉप मेटल में एग्जांपल दे दें लाइक के, और आपके पास Na है, ETC इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं टू फॉर्म आयंस, और फिर जाहिर इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो ये खुद आयंस बन जाएंगे, मेकिंग देम हाईली रिएक्टिव। और इस वजह से क्योंकि ये जल्दी से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं इसलिए इनको हम लोग कहेंगे कि हाईली रिएक्टिव है। इसके मुकाबले बॉटम मेटल्स, जो नीचे आपके पास मेटल्स होती हैं टेबल में, लाइक AU AG डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से निकल नहीं सकते, मेकिंग देम अनरिएक्टिव, ठीक है। अनरिएक्टिव की जगह आप लेस रिएक्टिव लिख दें, ठीक है, मेकिंग देम लेस रिएक्टिव, यही वजह है कि ये आपके पास कम रिएक्टिव होते हैं। तो आपने ये वाली जो है ये इतना लिखना है, टॉप मेटल से लेके ये, ठीक है, यहाँ तक लेस रिएक्टिव तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और 3 लाइनें ऊपर आपने ये वाली शामिल कर देनी है, और आपका जो है कंप्लीट 2 मार्क्स का जो है आंसर बन जाएगा। उसके बाद कहता है हाउ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस SO2। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कुदरती तौर पे नेचुरली जो है उसमें सल्फर होती है, लेकिन वो पूछ रहा है कि हाउ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस SO2, कि फॉसिल फ्यूल से SO2 कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। इतनी बात हमें क्लियर होगी कि SO2 जो है वो नेचुरली तौर पे फॉसिल फ्यूल्स में होता है, लेकिन O2 अब कहाँ से आएगा, इस चीज़ की तरफ आपने आना है। अब इसमें आप थोड़ी सी रीजन ये लिखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक, फॉसिल फ्यूल में जैसे आप कोयला ले लें या पेट्रोलियम ले लें, नेचुरली कंटेन सल्फर, इनमें कुदरती तौर पे सल्फर तो पाया जाता है, ठीक है, सल्फर इंप्योरिटीज में होती हैं। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड, लेकिन जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अब जलाने के लिए आपको पता वहाँ एयर का होना जरूरी है। जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो वहाँ एयर होनी चाहिए, अगर एयर नहीं होती है तो आपके पास वो चीज कभी भी नहीं जलेगी, ठीक है। आपको एक डिब्बी ले लें जिसमें हवा एंटर नहीं हो सकती, तो वहाँ उसके अंदर आप आग लगाने की कोशिश करें, वो नहीं लग सकती है, ठीक है। अब एयर के अंदर अगर आप इसको जलाते हो, ठीक है,
आप फॉसिल फ्यूल्स को अगर एयर के अंदर जलाते हो तो एयर के अंदर क्या आपके पास होती है, O2 होती है। सल्फर आपके पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर नेचुरली होती है, और एयर की मौजूदगी में जब आप उसको जलाओगे तो एयर के अंदर होती है O2। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपके पास SO2 प्रोड्यूस हो जानी। तो यही चीज उसने पूछी हुई थी। दिस सल्फर रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। सल्फर जो है एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है O2 उसके साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, और SO2 आपके पास प्रोड्यूस हो जाती है गैस। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन में ये इक्वेशन लिख देनी है, S+O2 कंबस्टन का प्रोसेस होगा और SO2 आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ नीचे लाइन नहीं थी, मैंने इसलिए इसी के इधर ही लिख दिया, आपने उससे नीचे वाली लाइन में जो है इसको लिख देना है। तो आई होप आपके क्वेश्चंस की तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं आपको बस निशान लगाऊंगी, डिटेल अगर आपने करनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको वन शॉर्ट वीडियो में पूरा ही जो है पूरे लेक्चर की मतलब कि पूरे चैप्टर्स के जितनी भी थ्योरी है वो सारी करवा दूंगी। ठीक है, तो कहता है कि अमोनिया की इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन, अमोनिया की तैयारी जो की जाती है या अमोनिया को कैसे बनाया जाता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 75 पे मिल जाएगा। अब अगर आप पेज नंबर 75 पे आते हैं तो पहला ही 19.1 चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं आपका पहला टॉपिक है अमोनिया। अमोनिया के बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है, वैसे भी फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ये पैराग्राफ किया होना है। उसके बाद उसने कहा है कि उसने पूछा हुआ था कि अमोनिया जो है इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री की सतह पे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कंप्लीट लिखना पड़ना है। ठीक है, यहाँ तक ये वाली चीज भी आपने साथ बना देनी है, अच्छा इंपैक्ट आपके पास आएगा। तो 19.1 वाला टॉपिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन से ऊपर ऊपर तक आपने सारा ही करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन, कहते हैं डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस को जो है उसकी डिटेल बतानी है। तो अगर आप लोग जाएं 76 पेज पे, तो 76 पेज पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड का टॉपिक है, लेकिन उसने पूछा हुआ था कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए कैसे बनाना है, तो ये सारा इसी में आता है। 19.2 वाला आप यहाँ स्टार्ट से करेंगे, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, ये भी आपने करना है, मतलब 77 वाला पेज, ये वाला पेज भी आपने कंप्लीट करना है। और उसके बाद आप 78 पेज पे आएंगे ऑक्साइड, मतलब 19.3 वाले टॉपिक से ऊपर ऊपर तक, मतलब कि आपका 19.2 वाला सारा ही टॉपिक इसके अंदर आ रहा है, आपने हर चीज को इसमें कवर करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। हमने एस्टिक और बेसिक ऑक्साइड किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं वो बतानी है। तो पेज नंबर 78 पे आपको इसका प्रॉपर जो है आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 78 पे आए तो देखिए आपके पास ऑक्साइड्स की हेडिंग बनी हुई है, उसमें उसने बेसिक ऑक्साइड्स जिसके बारे में आपसे पूछा है और एस्टिक ऑक्साइड सारा जो है इसके अंदर आता है। तो 19.3 वाला टॉपिक स्टार्ट से लेके फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे जहां आपका लिखा हुआ है ना न्यूट्रल ऑक्साइड, 79 पेज पे, उससे ऊपर ऊपर तक आप लोग करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि 79 आपका पेज जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसमें दो आपके पास यहाँ मतलब इक्वेशन अलग अलग बनी हुई है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल ऑक्साइड से ऊपर ऊपर तक आपने सारा ही जो है वो करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप मेटल्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटीज विद ऑक्सीजन एंड वाटर। कहता है कि आपने मेटल्स की बात करनी है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों मेटल्स की, लेकिन उनकी रिएक्टिविटीज किस किस के साथ हो रही हो, ऑक्सीजन के साथ हो रही हो और वाटर के साथ हो रही हो। तो इसका आंसर बच्चों आप लोगों को पेज नंबर 80 पे मिल जाएगा। अगर आप लोग पेज नंबर 80 पे आते हैं तो सबसे पहले मेटल्स का उसने हेडिंग बनाई हुई है, मतलब 19.4 वाला टॉपिक आपका सारा ही आना है। क्योंकि देखिए पहले वाले में उसने कहा हुआ है कि वाटर के साथ रिएक्शन, वो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दूसरा उसने कहा था कि आपने अच्छा इसमें ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्टीम, स्टीम भी वाटर ही आपके पास ये भी आएगा। और दूसरा उसने पूछा हुआ था ऑक्सीजन के साथ, तो 81 पेज पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके पास ये वाला रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, ये भी आप लोग करोगे। तो मतलब कि पेज नंबर 82 पे 19.5 वाले टॉपिक से ऊपर ऊपर 19.5 वाले टॉपिक से ऊपर ऊपर आपका 19.4 वाला टॉपिक कंप्लीट ही इसमें आता है, आपने हर चीज है इसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ पैन एंड द एस्टिक रेन। कहता है कि पैन और एस्टिक रेन की फॉर्मेशन में आपने बताना है कि क्या रोल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो इस 82 पेज पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की हेडिंग बनी हुई है, वही आप लोग सारा करोगे। पेज नंबर 82 पे आए तो रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन उसने लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये वाला आपने फाइव वाला लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब यहाँ स्टार्ट से लेके 82 पेज, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे 83 पेज पे। इसमें जो भी आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ उसने पेन का भी और सारा उसने सारा बताया हुआ है, पेन का भी बताया हुआ है और जो भी उसने पूछा हुआ था, ठीक है। ये पूरा पेज आप 83 वाला भी करेंगे। उसके बाद 84 पेज पे आप लोग आएंगे तो ये यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले पहले तक आप सारा ही करेंगे। अब ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बाकी भी जो क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे हैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेना, लेकिन आपने हर चीज़ को कवर करना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। इसके साथ बच्चों आप लोग 10th क्लास हमारी जो है पाक स्टडी की बुक कंप्लीट हो चुकी है। बायो के आप लेक्चर्स देखें, मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखा करें, फिजिक्स के लेक्चर्स देखा करें, न्यूमेरिकल्स इनके देखा करें, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।